हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है संज्ञा। संज्ञा का ए टू जेड जिसे कहते हैं शून्य से लेकर के शिखर तक, मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। आपको शुरू से बताऊंगा, छोटी सी छोटी बात से लेकर के बड़ी सी बड़ी बात तक मैं इस चैप्टर में आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। दूसरों तक इसे शेयर कर ज़रूर करिएगा, क्योंकि दूसरों को भी इसके बारे में पता चले। हमारा उद्देश्य है कि हर कोई मेरे द्वारा चलाए गए अभियान से लाभान्वित हो, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के सामने संज्ञा चैप्टर पढ़ाऊँगा और उसके बाद कुछ प्रश्न भी होंगे जिनका आनंद आप इस वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर तक आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और परीक्षा में स्थान दिलाए, मेरिट में स्थान दिलाए और आप जो है सक्सेसफुल आदमी बने, ठीक है। तो समय बर्बाद मत करिए, जा कर के संज्ञा चैप्टर को पढ़ने के लिए 2-2 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की वीडियो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप 15-20 मिनट में संज्ञा चैप्टर को किस तरीके से आसानी से एकदम अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, ऐसे वीडियो को देखिए। आप जा कर के 1.5 घंटे का वीडियो देखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, केवल और केवल आपका समय ज़ाया होगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। संज्ञा, सबसे पहले है संज्ञा कहते किसे हैं, ठीक है। परिभाषा लिख दी गई है, मैंने स्लाइड पर परिभाषा लिखा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। अर्थात आपके सामने जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं जिसका कोई न कोई नाम है, वो सभी क्या है? संज्ञा है। आप जिस टेबल पर बैठे होंगे, जिस कुर्सी पर बैठे होंगे, वह कुर्सी संज्ञा है, क्योंकि उसका नाम है। आपके सामने जो टेबल होगी, मेज होगी, वह भी संज्ञा है। आपके सर के ऊपर जो पंखा लगा होगा, वह भी संज्ञा है। मतलब आपके सामने जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, आप उसका कोई न कोई नाम है, तो क्या है? संज्ञा है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अंग्रेजी में कहा गया एवरी नेमिंग वर्ड, प्रत्येक ऐसी वस्तुएं जिसका नाम है वो क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कुर्सी, टेबल, ईंट, पत्थर, पहाड़, पर्वत, ठीक है, सब कुछ संज्ञा है। उम्मीद करूंगा कि आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। संज्ञा के प्रकार की, ठीक है। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। वो पांचों प्रकार मैं आपको बताया हूँ। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। ये पांचों प्रकार के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। आपको समझिएगा कि पूर्णतः है, आपको कंठस्थ हो जाएगा वीडियो को देखने के बाद। पूरा मज़ा आने वाला है आपको पूरे सेशन को, लेकिन वीडियो को पूरा आपको देखना है, ठीक है। कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है वीडियो। तो चलिए, 5 प्रकार की संज्ञा होती है अर्थ की दृष्टि से। आगे चलते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की, और एक होती है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, जो है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी आती है कि इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यौगिक शब्द छांटना है। इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको छांटना है कौन सा रूढ़ शब्द है, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, कौन रूढ़ है, कौन यौगिक है, कौन योग रूढ़ है। अगर बात की जाए तो व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो होती है 3 प्रकार की, ठीक है। तो सबसे पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ से आप परिचय होंगे, रूढ़ शब्द से आप परिचित होंगे। रूढ़ मतलब जो परंपरागत हो, जो चली आ रही हो, ठीक है, तो वही रूढ़ है। ऐसे शब्द, देखिए इसकी परिभाषा याद रखिए, ऐसे शब्द जो किन्हीं अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, जो किन्हीं अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, अर्थात यदि उनके टुकड़े कर दिए जाएं, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कल है,
कल शब्द जो है, कल शब्द क और ल से मिलकर बना हुआ है। क और ल से मिलकर कल शब्द बना हुआ है। ना ही क का कोई अर्थ निकलेगा और ना ही ल का कोई अर्थ निकलेगा, ठीक है। जैसे घर है, घ और र से मिलकर के एक शब्द बना हुआ है घर, ना ही घ का कोई अर्थ निकलेगा ना ही र का कोई अर्थ निकलेगा। इस तरीके से आप ओवरऑल जानिए कि जब दो शब्दों को तोड़ दिया जाए और उनका कोई अर्थ ना निकले तो रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द होते हैं, उनका मिल करके कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे क को अलग कर दिया जाएगा, क को ल को, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन एक मिला दिया जाए तो कल को कोई एक विशेष अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो यही होता है रूढ़ शब्द। उम्मीद करूंगा कि रूढ़ शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द वो होते हैं, परिभाषा आप ध्यान रखिएगा, यौगिक शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक सार्थक, सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ हो, ठीक है। जैसे मदिरालय, मदिरा शब्द जो है, मदिरा, मदिरा धन आलय से मिलकर बना हुआ है। मदिरा धन आलय से मिलकर बना हुआ है क्या? मदिरालय, ठीक है। मदिरा धन आलय से मिलकर बना हुआ मदिरालय। मदिरा का भी एक अर्थ है, मदिरा मतलब दारू, शराब होता है, और आलय का मतलब घर, मतलब शराब के घर को क्या कहेंगे? मदिरालय कहेंगे। मदिरालय में दो शब्द हैं, मदिरा धन आलय, ये दोनों शब्द जो है सार्थक हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। इसी तरीके से देवालय है, देव धन आलय, ठीक है। तो इनका दोनों का अर्थ है, अर्थात ये यौगिक शब्द हैं, ठीक है। इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जो शब्द होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आगे आता है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द बहुत ही आसान भाषा में मैंने परिभाषा लिखा है इसका। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, वे शब्द, यौगिक का मतलब दो सार्थक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ होता है, लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ होता है, उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, वास्तव में उनका अर्थ कुछ दूसरा होता है। देखिए, परिभाषा से तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप उदाहरण देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे लिखा गया है दशानन, क्या लिखा गया है? दशानन। दशानन का जब आप इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होता है 10 मुख वाला है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अगर दशानन मैं आपको बोलूं तो इसका वास्तविक अर्थ आप क्या समझेंगे? 10 मुख वाले को दशानन कहेंगे, इसका वास्तविक अर्थ है 10 मुख वाला। लेकिन हम किसके बारे में इसकी बात करते हैं? अगर मैंने दशानन बोला तो आपके दिमाग में एक चित्र बनेगा रावण का, ठीक है। तो रावण का चित्र बनेगा, लेकिन इसका अर्थ क्या है? 10 मुख वाला, लेकिन एक विशेष अर्थ के रूप में इसका प्रयोग कर दिया गया है रावण, ठीक है। तो रावण शब्द के रूप में इसका प्रयोग कर दिया गया है। रावण एक विशेष अर्थ दे रहा है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है 10 मुख वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं बात करूँ प्रत्येक बहुब्रीहि समास, प्रत्येक बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो होता है, सब कुछ क्या होता है? सब जो है योग रूढ़ शब्द होता है, क्योंकि उनका कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे पीताम्बर की अगर बात करें, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु भगवान। पीताम्बर, पीला है अंबर, पीला है अंबर। अगर पीताम्बर आपको बोला जाए तो आप कहेंगे पीला है अंबर, इसका अर्थ है, लेकिन एक विशेष अर्थ निकल रहा है विष्णु भगवान का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है योग रूढ़ शब्द है। प्रत्येक बहुब्रीहि समास का उदाहरण योग रूढ़ में आता है। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। बहुत ही आसान भाषा में आप समझ जाइएगा, और इसके क्वेश्चन जितने भी आते हैं आप कर ले जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम किसी व्यक्ति मतलब किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराए। जैसे राम हुआ, आपका नाम जैसे मोहन कुमार है तो आपका नाम मोहन हुआ, आपका नाम मोहन हुआ। किसी स्थान विशेष का नाम जैसे पटना है, लखनऊ है, मोहन है, श्याम है। किसी विशेष नदी का नाम, जैसे आप इतना समझिए कोई यूनिक, अद्वितीय, आपके जैसा कोई नहीं, आपका नाम मोहन है तो आप मोहन ही हैं, ठीक है। कोई राम है तो राम ही है, वह राम के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है, ठीक है। तो ऐसी संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, ठीक है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो आशा करूंगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया होगा।
अगला है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष जाति का बोध कराती है, जो किसी विशेष जाति का बोध कराती है। अब इसका सेंस समझिएगा, जो किसी विशेष जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, अब मैं अगर नदी की बात करूं तो इसमें गंगा नदी भी आएगी, यमुना नदी भी आएगी, सरस्वती भी आएगी, ब्रह्मपुत्र भी आएगी, गोदावरी भी आएगी। जितनी प्रकार की नदियां हैं सबकी जाति बता रही एक नदी, ठीक है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अब पर्वत की अगर बात करें, पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, किलिमंजारो है, आल्पस है, ये सब जो है पर्वत की श्रेणी में आ रहे हैं, ठीक है। अगर लड़की की बात करूं, लड़की जैसे रीमा हुई, सीमा हुई, गीता हुई, मीता हुई, ये सब जो है एक लड़की जाति का बोध करा रही है। अगर कहीं पर जाति का बोध होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। उम्मीद करूँगा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बीच का जो अंतर है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, ठीक है। लेकिन अगर लड़का या मनुष्य शब्द इस्तेमाल किया जाए, लड़का या मनुष्य, आदमी, तो एक विशेष जाति का बोध करा रहा है। लड़का कोई भी हो सकता है, मोहन लड़का है, राम लड़का है, श्याम लड़का है, लड़का का तो कई नाम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। उम्मीद करूँगा जातिवाचक संज्ञा आपको आ गया होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, जवानी, मिठास, कड़वाहट आदि। देखिए जहाँ पर भाव की बात होती है, जैसे मैं कहूँगा मैं बचपन में बहुत होशियार था, मैं बचपन में बहुत होशियार था, तो बचपन एक भाव दिखा रहा है, ठीक है, एक भाव दिखा रहा है, एक अवस्था प्रकट कर रहा है, एक दशा दिखा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे क्रोध की बात आए तो क्रोध एक दशा है, ठीक है। जवानी एक अवस्था है, मिठास एक क्या है? गुण है। तो जहाँ पर भाव निकले, आप भाव समझ गए होंगे भाव क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा होता है। क्रोध हुआ, जवानी हुआ, बुढ़ापा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं, जो शब्द मिलते हैं, वो जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करूँगा आपको भाववाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन आंसर आप करेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। पूरे सेशन को ज्वाइन रखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? अब बात करें द्रव्यवाचक की, द्रव्य से ही आपको पता चल गया होगा, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल नाउन। द्रव्य से ही मतलब, द्रव्य मतलब पदार्थ। जिस शब्द से किसी वस्तु को बनने वाली सामग्री का बोध होता है, बनने वाली सामग्री का बोध होता है, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे अगर कहा जाए कि हार बनाया गया है, सोने का हार बनाया गया है। हार जो होता है, जो गले में पहना जाता है, वो हार होता है ना। तो हार किससे बनता है? सोने का बनता है, चांदी का बनता है, हीरे का बनता है। तो जो पदार्थ है जिससे वह वस्तु बन रही है, तो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे ईंट की मैं बात करूं, अगर बात करूं मैं ईंट की, तो ईंट क्या है? ईंट जो है एक शब्द है ईंट। ईंट किससे बनता है? ईंट बनता है मिट्टी से। तो मिट्टी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। जिससे कोई सामग्री का निर्माण होता है वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा द्रव्यवाचक संज्ञा भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड है समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक से आपके समूह से ही स्पष्ट है कि जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध न हो, जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध ना हो, लेकिन उससे एक समूह का बोध हो, एक समुदाय का बोध हो, तो वहाँ पर क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। बहुत ही आसान है, आप शब्द से ही समझ गए होंगे। जैसे टीम, आप कोई टीम बना रहे हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति तो टीम बनाएगा नहीं, 2 से 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति मिलकर के टीम बनाएंगे। समिति है, समिति का निर्माण ऐसे तो होगा नहीं, 2-4 लोग मिलकर ही बनाएंगे। परिवार है, परिवार भी एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति से परिवार का निर्माण नहीं होता है, कई व्यक्ति मिलकर के परिवार का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिसमें समूह की बात आए, सेना हुआ, टीम हुआ, वर्ग हुआ, समिति हुआ, ठीक है, कमेटी हुई, तो सब जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें समूह की बात होती है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा समूहवाचक संज्ञा आपको आ गया होगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये 5 संज्ञाएँ आप एकदम अच्छी तरीके से याद रखिएगा। संज्ञा के कुछ विशिष्ट प्रयोग दिए गए हैं। संज्ञा के कुछ विशिष्ट प्रयोग दिए गए हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग।
कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको छांटना होता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए कि निम्नलिखित उदाहरण में बताइए कि जयचंद कैसी संज्ञा है, जयचंद कैसी संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए आप पूरे वाक्य को एक बार पढ़िए। देश को हानि जयचंदों से है, देश को हानि जयचंदों से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जयचंद लिखा गया है, अगर एक व्यक्ति का नाम है जयचंद, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए जयचंद कैसी संज्ञा है, तो जयचंद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन देश को हानि जयचंदों से है, जयचंदों का जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर एक विशेष अर्थ, जयचंद मतलब देश के साथ गद्दारी करने वाला, देश के साथ गद्दारी करने वालों के लिए जयचंद का प्रयोग हुआ है। अर्थात यहाँ पर जयचंद जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक जाति का बोध करा रही है, देश के गद्दारों का बोध करा रही है। ठीक है, दूसरा है आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। जो हरिश्चंद्र है, अगर वैसे हरिश्चंद्र आपसे कहा जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन देश आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर हरिश्चंद्र का एक विशेष अर्थ है। क्या अर्थ है? हरिश्चंद्र का एक विशेष अर्थ है, वह अर्थ है सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठित, मतलब सत्यवादी व्यक्ति की कमी नहीं है, सत्यवादी व्यक्ति की आज भी कमी नहीं है। तो यहाँ पर एक जाति का बोध करा रही, किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं करा रही है। ठीक है, तो इसी तरीके सा है रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है। यहाँ पर जो बाइबिल शब्द है, यहाँ पर बाइबिल जो शब्द है, जिस तरीके से क्रिश्चियन का बाइबिल जो होता है वो पवित्र होता है, उसी तरीके से रामचरितमानस भी हिंदुओं के लिए बाइबिल के समान है। तो बाइबिल अगर वैसे बात की जाए बाइबिल की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। लेकिन अगर रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो बाइबिल जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप समझिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक विशिष्ट प्रयोग और है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे शुक्ला जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ला जी, अगर बात की जाए शुक्ला जी की, तो शुक्ला जी तो एक जाति हो गई भैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, पंडित नारायण शुक्ला हो गए, मोहन शुक्ला हो गए, सोहन शुक्ला हो गए, सब कोई शुक्ला है, तो शुक्ला एक जाति का बोध करा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए शुक्ला जी क्या है, तो एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन पूरे वाक्य को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शुक्ला जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। मतलब यहाँ पर किस शुक्ला की बात हो रही? एक विशेष शुक्ला जी की बात हो रही है। एक विशेष शुक्ला जी कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। वहाँ पर क्या, यहाँ पर शुक्ला जी कैसा संज्ञा हुई? यहाँ पर शुक्ला जी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन वैसे देखने पर क्या लग रहा है? जातिवाचक संज्ञा। आगे है पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अब बात की जाए पंडित जी की, तो पंडित जी तो कोई भी हो सकता है, पंडित राम श्याम, पंडित मोहन राम, पंडित कुछ भी हो सकते हैं, पंडित फलाना राम, कुछ भी हो सकते हैं पंडित जी। लेकिन यहाँ पर पूरे वाक्य को पढ़ने से आपको मालूम पड़ रहा होगा पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो किस पंडित जी की बात हो रही है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है। ऐसे तो पंडित जी एक जाति का बोध करा रही है, पंडित जी एक जाति का बोध करा रही है, लेकिन किस पंडित की बात हो रही है? एक विशेष पंडित जी की बात हो रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन अगर वाक्य के रूप में आएंगे तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैंने लगाया है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे 5-6 प्रश्न मैंने आपके लिए विशेष रूप से लगाया है। पहला प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौन सा शब्द है? स्त्रीत्व। जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा, डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर बात की जाए स्त्रीत्व की, स्त्रीत्व, तो स्त्रीत्व एक गुण है। क्या है? स्त्रीत्व एक गुण है, स्त्रीत्व गुण है, पुरुषत्व गुण है। तो जो गुण होते हैं, गुण की बात कहाँ पर होती है? भाववाचक संज्ञा में होती है। ठीक है, तो स्त्रीत्व कैसी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है?
जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली। तो देखिए दिल्ली एक विशेष स्थान का प्रयोग करा रहा है, विशेष स्थान के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोहन भी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, श्याम भी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जो एक कुत्ता शब्द लिखा गया है, एक कुत्ता जाति का बात कर रहा है, कुत्ता जाति की बात कर रही है। कोई ऐसा अगर कहा जाए काला कुत्ता, तो काले कुत्ते की एक जाति बन जाएगी। अगर कहा जाए एक कुत्ते का कोई नाम दे दिया जाए, जैसे कुत्ते का नाम दे दिया जाए रॉकी, तो रॉकी जो कुत्ता है वो व्यक्तिवाचक के रूप में आएगा। लेकिन अगर कुत्ता शब्द वैसे लिख दिया जाए तो वहाँ पर कैसा शब्द हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, कुत्ता एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला है भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। पहला है चांदी। अगर मैं चांदी की बात करूं तो इससे कोई पदार्थ बनता है, अर्थात यहाँ पर किसी पदार्थ की बात हो रही है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा। बी वाला है सूर्य। अगर सूर्य की बात करूं, सूर्य एक विशेष है, ठीक है, सूर्य एक विशेष मतलब कि विशेष तारे का नाम है सूर्य। सूर्य एक तारा है, आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन है सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, विशेष तारे का नाम सूर्य है। तो सूर्य कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा। लड़का शब्द लिखा गया है तो लड़का जो है एक जाति के बारे में बात कर रहा है, कोई भी लड़का हो सकता है, तो जातिवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन ये जो क्रोध है एक भाव के बारे में बता रहा है, एक दशा के बारे में बता रहा है। क्रोध एक दशा होता है, ठीक है, एक दशा होता है। क्रोध में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर चौथा सही है, क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं, इस नहीं शब्द को ध्यान रखिए, कहीं कहीं पर नहीं शब्द हम बोल जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है जवान, दूसरा है बालक, तीसरा है सुंदर, चौथा है मनुष्य। मैं बात करूं जवान की, तो देखिए कोई मिलिट्री का जवान है, ठीक है। तो जवान कोई भी हो सकता है, वो मिलिट्री का हो सकता है, वो बीएसएफ का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जवान जो कैसी संज्ञा है, एक जवान, एक विशेष जवान की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जवान जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। समझ में आया आपको। बालक शब्द इस्तेमाल किया गया है। बालक एक जाति का बालक एक जाति की बात कर रहा है, ठीक है, बालक एक जाति की बात कर रहा है। यहाँ पर बालक भी जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य एक जाति के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर मनुष्य जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। जवान, मैंने जवान के बारे में बताया, थोड़ा सा और डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो जवान शब्द है वो बीएसएफ का हो सकता है, आईटीबीपी का हो सकता है, एसएसबी का हो सकता है, सीआरपीएफ का हो सकता है। जवान एक जाति के बारे में बता रहा है, ठीक है, जवान भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये जो सुंदर शब्द लिखा गया है, एक सुंदर, ये भाव के बारे में बता रहा है, अर्थात यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गुरु, बी है वीर, सी है मनुष्य, डी है शत्रुता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद समझ गए होंगे। इतने समझाने के बाद आपको 100% समझ में आ गया होगा कि शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। अब समूहवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं, समूहवाचक संज्ञा की, तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी एक विशेष समुदाय का बोध हो। ऐसे बोध हो जैसे किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रहा है, बल्कि एक समूह की बात हो रही है, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे दुख की अगर बात करूँ तो एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। लड़का की बात करूँ तो एक जाति विशेष के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर कैसा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। श्याम के बारे में बात करूं तो श्याम एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो गया, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेना की, तो सेना जो है वो कई लोगों का समूह होता है, कई जवानों का समूह होता है, ठीक है। तो वहाँ पर समूह की बात हो रही। एक सेना जो होती है कई लोगों का समूह होता है, समुदाय होता है, अर्थात सेना में कैसी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। यही 4-5 क्वेश्चन थे
एक क्वेश्चन और है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ध्यान रखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और भ्रमवश इसे लोग गलत कर देते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर, अगर बात आए अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, मैंने पहले चर्चा कर दिया, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ के बारे में। और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, अभी अभी मैंने चर्चा किया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपका मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है। आप एक घंटे का वीडियो देखते हैं तब आपको संज्ञा चैप्टर क्लियर होता है। आप 25 मिनट का वीडियो देख करके पूरे संज्ञा चैप्टर को A to Z क्लियर कर सकते हैं, मेरा ये दावा है। अगर आप पूरा सेशन ज्वाइन किए होंगे और मेहनत से ईमानदारी पूर्वक देखे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।